अच्छा, सो न्यूटन्स लॉ की बात करते हैं। सो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन काफ़ी फेमस जो है एक टर्म है और काफ़ी बड़ा बैकबोन है जब हम मोशंस की बातें करते हैं। सो इसकी अंडरस्टैंडिंग क्या है एक बार समझ लेते हैं। सर आइजैक न्यूटन 1642 से 1726 तक इन्होंने इस लॉ को यहाँ बनाया। तो इनके क्या थे, 3 लॉ थे, लॉ ऑफ 3 लॉज ऑफ मोशन, 3 यहां पर इन्होंने लॉ दिए। क्या क्या थे वो लॉ, उनको समझ लेते हैं। बट बेसिक अंडरस्टैंडिंग एक बार देख लेते हैं कि जो न्यूटन ने ये जो लॉ बनाए इसका बेसिक्स क्या है। बेसिक्स ये है, जो कोई भी एक बॉडी है उस पर क्या है, फोर्स लग रही है, ठीक है। जैसे ही फोर्स लगेगी बॉडी पर तो बॉडी क्या करना शुरू कर देगी, एक मोशन करना शुरू कर देगी। सो न्यूटन ने क्या किया, इस फोर्स और मोशन की अंडरस्टैंडिंग ली, ठीक है, और एक रिलेशन बनाया इसमें कि जब कभी भी किसी बॉडी पर फोर्स लगेगी किस टाइप का मोशन होगा और वो मोशन की क्या क्या कंडीशंस होंगी, ठीक है ना। इसको हम अब डीपली समझेंगे, 1 बाय 1 इसको लेकर चलते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की तरफ कदम रखते हैं। देखिए न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को पहले मैं समझाया था आपको और फिर इसकी एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन आपको दे देता हूं। देखिए न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ये कहता है कि आपके पास कोई भी एक बॉडी है, ठीक है ना, कोई भी एक बॉडी है, वो बॉडी क्या काम करती है, या तो वो बॉडी रेस्ट स्टेट में रहती है, ठीक है, या फिर वो बॉडी मूविंग और मोशन स्टेट में रहती है, ठीक है ना। ये क्या है, ये किसी भी बॉडी की एक टेंडेंसी होती है कि अगर वो रेस्ट में रहे तो वो रेस्ट में रहेगी, अगर वो मूव करे तो मूव करती रहेगी। तो इसी के लिए हम यहाँ बोले मोशन वाले केस में ये बॉडी क्या करती है, यूनिफॉर्म मोशन बनाती है, ठीक है ना। जहां पर स्पीड जो होगी बॉडी की वो क्या हो जाएगी, वो एक कांस्टेंट वैल्यू हो जाएगी उसकी, ठीक है। और बॉडी कहां पर मूव कर रही है, एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, ठीक है ना। ये एक टिपिकल सी चीज हम लेकर चलते हैं। सो 2 पोजीशंस बताई हैं, 2 स्टेट बताई हैं बॉडी की, रेस्ट पोजीशन और मूविंग पोजीशन। और साथ में न्यूटन ने लिखा कि जी एक चीज आप लिख लो, अगर इफ बॉडी एट रेस्ट then it remains at rest। अगर बॉडी रेस्ट में है तो वो सिर्फ रेस्ट में ही रहेगी, और if बॉडी is moving or in motion then it remain इन मोशन। अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो वो मूव करती रहेगी यूनिफॉर्म मोशन में, और अगर बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगी। ये उन्होंने एक बात बोली, ठीक है ना। अब दूसरी बात इन्होंने क्या बोली, दूसरी बात इन्होंने बोली, इन दोनों चीजों को इन्होंने कंबाइन कर दिया, इन दोनों को यहां ऐड कर दिया और बोला कि अनलेस इट इज कंपेल्ड by an external force to change its state of rest or of uniform motion। तो इसने बोला यहां पर, इन दोनों को कंबाइन करी स्टेटमेंट को और बोला कि ये कब तक रहेगा, अनलेस, जो शब्द अनलेस बोला है इसने कहा कब तक ऐसा होगा, जब तक कोई भी चीज बाहर से, कोई भी एक बाहर से फोर्स नहीं लगती, क्या करने के लिए, इसकी स्टेट को चेंज करने के लिए, ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। मतलब अगर आप समझेंगे इसका तो मतलब यही कहता है कि अगर कोई भी बॉडी मान लेते हैं रेस्ट फेज में है या मोशन फेज में है, इन दोनों फेज में अगर कोई भी बॉडी लगी हुई है तो क्या होगा, ये जो है रेस्ट फेज यहां से लेके यहां पे, ठीक है। सो आप अगर रेस्ट को यहां फोर्स डालेंगे कोई,
तो क्या होगा, ये मोशन में आ जाएगी। और अगर आप मोशन पे कुछ स्टॉप करने की फोर्स लगाएंगे, फोर्स, तो अगर आप यहाँ पर मोशन पे कुछ स्टॉप करने की फोर्स लगाएंगे, फोर्स किस तरह लगाएंगे, बॉडी स्टॉप हो जाए तो क्या होगा, बॉडी मोशन से मूव करके रेस्ट पोजीशन में आ जाएगी। ठीक है, इस तरह से ही चलता रहेगा। अगर आप रेस्ट से मान लेते हैं, कुछ आपने फोर्स लगाई, फोर्स टू मूव करने के लिए, तो बॉडी मूव करने लगेगी। और अगर आप मोशन में है, यूनिफॉर्म मोशन में है, और अगर आप कुछ स्टॉप करने के लिए फोर्स लगाते हैं तो बॉडी रेस्ट में आ जाएगी। तो ये जो में है और मोशन में है, तो यही वाली जो फोर्स है, ठीक है ना, यही इसको अलाउ कर रही है कि वो चाहे तो मोशन में रहे चाहे रेस्ट में रहे। सो इसी फोर्स की हम बात यहां पर कर रहे हैं। ठीक है, सो ये फोर्स एक इस तरह की फोर्स है जिसका नाम हमने यहां पर क्या दिया है, एक्सटर्नल फोर्स। कि अगर बाहर से फोर्स लगी तो ही स्टेट चेंज होगी, रेस्ट से मोशन में जाएगा, मोशन से रेस्ट में जाएगा। और कैसी फोर्स है, या तो वो बॉडी को मूव कराएगी या वो बॉडी को स्टॉप कराएगी। इसी का हम टिपिकल एग्जांपल यहां पर इस फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में लेकर चलते हैं। सो अंडरस्टैंडिंग लग गई आपको, कंसेप्ट समझ में आ गया कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन होता क्या है। अब हम सबसे पहले रेस्ट पोजीशन की, रेस्ट स्टेट की बात कर लेते हैं। देखिए, रेस्ट पोजीशन के लिए मैं आपको सबसे पहले एक एग्जांपल देता हूं। देखिए, ये क्या है, यहां पर एक टेबल रखी हुई है, इसके ऊपर कुछ किताबें रखी हुई हैं। ठीक है, जब आप इसको छेड़ेंगे नहीं, ठीक है, आपने भी बुक्स को हाथ नहीं लगाया, टेबल के ऊपर बुक्स एज इट इज रखी हुई हैं, तो ये बुक्स एज इट इज ही रखी रहेंगी। ये बुक इसके ऊपर रखी रहेगी क्योंकि इस पर कोई भी बाहर से एक्सटर्नल प्रेशर, कोई भी बाहर से एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगी है बुक के ऊपर। बट अब मान लेते हैं आपने यहां से एक फोर्स लगाई बुक्स के ऊपर, ठीक है, और अपने हाथ से ना आपने यहां से बुक्स को थोड़ा सा यहां से टच किया और इसको हिलाने की कोशिश करी। क्या होगा सर, देख लेते हैं। जैसे ही आपने फोर्स लगाई तो बुक्स थोड़ा सा मूव करके यहां आ जाएंगी, ठीक है ना। तो जैसे ही आपने यहां पर फोर्स लगाई यहां से बाहर से, तो ये वाली जो पोजीशन थी बुक्स की, जो पहली वाली पोजीशन थी, उससे जंप करके बुक कहां आ गई, अपनी सेकंड पोजीशन पे। तो इसको मतलब जैसे ही ये फोर्स लगी तो बॉडी ने रेस्ट पोजीशन को छोड़ दिया और मूव वाली पोजीशन में आ गई, और कह सकते हैं रेस्ट स्टेट को छोड़ दिया और मूव वाली स्टेट में आ गई। और फिर आपने जैसे ही उंगली हटाई तो फिर से ये रेस्ट वाली पोजीशन में आ गई, ठीक है ना, फिर से बॉडी रेस्ट हो गई। सो जब तक आप यहां से प्रेशर और फोर्स लगाते रहेंगे अपनी उंगली से, ये जो है ना, ये बुक्स जो है ये मूव करती रहेगी। बट जैसे ही आपने प्रेशर हटाया, अपनी उंगली हटाई, तो ये बॉडी, ये जो बुक्स हैं ये यहीं पर फिर वापस आकर बैठ जाएंगी उसी पोजीशन पे। सो यहाँ पर इसका मतलब क्या है, जो टेंडेंसी है बॉडी की, जो हमने पीछे डिस्कस किया था, बॉडी की जो टेंडेंसी है जिसकी हमने रेस्ट स्टेट की बात करी थी, ये क्या है, ये एक ऐसी टेंडेंसी है जिसको हम टिपिकली बोलते हैं इनर्शिया। ठीक है, ये रेस्ट में भी होती है, ये मोशन में भी होती है। इस टेंडेंसी का नाम क्या है, इस टेंडेंसी का नाम इनर्शिया है, और ये टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी। ठीक है, क्या टेंडेंसी है कि वही टिपिकल जो यहां पर लिखी हुई बात, इफ ए बॉडी एट रेस्ट देन इट रिमेन एट रेस्ट, इफ बॉडी इन मोशन देन रिमेन इन मोशन। तो अगर यहां हम इस टेंडेंसी को बुक्स वाले केस में लगाएं, सो अगर बुक्स एट रेस्ट थी तो रिमेन एट रेस्ट ही रहेगी। ठीक है, और ये कब होगा, जब आप यहां पर फोर्स कुछ नहीं लगाते हैं, और कह दिए जब आप यहां पर जीरो फोर्स लगाते हैं। बट अगर बुक एट रेस्ट हो गई और आपने यहां पर कुछ एक फोर्स लगा दी, मतलब कि आपने फोर्स इस तरह लगाई कि फोर्स जीरो नहीं हुई, तो क्या होगा, ये बॉडी मूव करनी शुरू कर देगी। जैसे अभी इस केस में देखिए मूव करनी शुरू करी, पहला ये था, दूसरा ये था, फिर वो रेस्ट में आके अपने आप बैठ गई। सो ये टेंडेंसी होती है किसी भी बॉडी की कि वो अपने रेस्ट पोजीशन में टिकी रहे, ठीक है, या मूव कर रही है तो मूव पोजीशन में टिकी रहे जब तक उसको कोई बाहर से और रेजिस्टेंस नहीं मिलता। अगर हम टिपिकल देखें, सो इनर्शिया जो है, इनर्शिया का कंसेप्ट किसी भी बॉडी पे लगता है, और बॉडी के अंदर क्या होता है, मास होता है। सो इनर्शिया जो है वो क्या होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास ऑफ अ बॉडी के।
किसी भी बॉडी के मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब कि अगर मास बढ़ेगा तो हम कह सकते हैं इसका मतलब क्या है, इनर्शिया भी बढ़ेगा। ठीक है ना, मतलब कह सकते हैं कि जितनी भारी बॉडी होगी उतनी ही वो रेजिस्ट करेगी हिलने के लिए। ठीक है ना, मान लेते हैं आपने यहाँ पर एक काफी बड़ा बॉक्स रख दिया। ठीक है ना, ये बॉक्स काफी हैवी बॉक्स था, हैवी बॉक्स था। ठीक है, अब ये हैवी बॉक्स है, यहां से आप फोर्स लगा रहे हैं इस पे। ठीक है ना, जब फोर्स लगा रहे हैं तो ये हिलेगा नहीं इतनी आसानी से। क्यों? क्योंकि इसका मास काफी ज्यादा है। मास ज्यादा है तो इसका मतलब क्या है कि इसका इनर्शिया भी काफी ज्यादा। इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी जो टेंडेंसी है रेस्ट में रहने की वो काफी ज्यादा है, वो भी हाई है। सो हाई मास लिख दीजिए, हाई मास मतलब हाई इनर्शिया और हाई टेंडेंसी टू रिमेन एट रेस्ट। ठीक है ना, सो इस तरह से हम इस टिपिकल एग्जांपल को समझ सकते हैं। ठीक है, जहां पर हमने इनर्शिया को रिलेट कर दिया, इनर्शिया को रिलेट कर दिया किससे, बॉडी की टेंडेंसी से। ठीक है ना, किस तरह से देखिए हम इसको लेकर चलते हैं, ये और समझते हैं इसके बारे में। सो इनर्शिया की जब हम बात कर रहे हैं तो हमने जैसे टेंडेंसी देखी, अब हम देखते हैं इनर्शिया वाली जो अंडरस्टैंडिंग है मास से कैसे रिलेट करती है। एग्जांपल ले लेते हैं इसका। ये देखिए आपके पास ना ये दो टाइप की बॉल है। ठीक है ना, एक ये है आपके पास क्रिकेट बॉल, ठीक है ना, हार्ड बॉल होती है ये, और एक है आपके पास ये वाली कॉस्को की बॉल, और बोल देते हैं टेनिस बॉल। ठीक है ना, सो क्रिकेट बॉल और टेनिस बॉल क्या है, मान लेते हैं ये है C और ये है T। ठीक है ना, सो इसका जो मास है, क्रिकेट बॉल का जो मास है वो क्या हो गया mc, और जो टेनिस बॉल का मास है वो क्या हो गया, वो हो गया mt। ठीक है, तो अगर आप देखें तो मास तो बड़ा है किसका, क्रिकेट बॉल का, मास ऑफ टेनिस बॉल से। बिल्कुल सही बात है, यहां मुझे दिख रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है जो हमने पीछे पढ़ा था टेंडेंसी, जो हम बात कर रहे थे कि इनर्शिया जो होगा क्रिकेट बॉल का वो ज्यादा बड़ा होगा इनर्शिया ऑफ टेनिस बॉल से। ठीक है ना, इनर्शिया मतलब टेंडेंसी, किस चीज की टेंडेंसी मैं कह रहा हूं यहां पे, मैं यहां पर कहना चाहता हूं आपको टेंडेंसी किसकी, रेस्ट की एंड यूनिफॉर्म मोशन की। सो अगर आपके पास दो बॉल्स हैं, क्रिकेट बॉल आपके पास है, टेनिस बॉल आपके पास है, और वो यूनिफॉर्म मोशन में चल रही है, तो आपको क्रिकेट बॉल को, सो इसका मतलब अगर आप क्रिकेट बॉल को यूनिफॉर्म मोशन में भेज रहे हैं, अगर आप टेनिस बॉल को यूनिफॉर्म मोशन में भेज रहे हैं, तो क्रिकेट बॉल का जो इनर्शिया है वो ज्यादा होगा टेनिस बॉल के इनर्शिया से। सो इसका मतलब क्या है कि आपको क्रिकेट बॉल को रोकने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ज्यादा पावर लगानी पड़ेगी क्रिकेट बॉल को रोकने के लिए कंपैरेटिवली टू टेनिस बॉल। क्यों? क्योंकि इसका इनर्शिया ज्यादा का मतलब क्या है, उसका जो यूनिफॉर्म मोशन है ना, उसको रोकने के लिए आपको थोड़ी सी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, क्यों इनर्शिया क्यों ज्यादा है, क्योंकि मास ज्यादा है। ठीक है ना, अभी मैंने सारा लॉजिक आपको यहाँ समझाया है। तो अगर हम इसी तरह से देखें, मान लेते हैं हम कोई भी मास ले लें, अब है ना, इस दुनिया में कोई भी मास ले लें, मान लेते हैं हमने एक मास ले लिया 200 ग्राम्स का। ठीक है ना, ये बड़ा होगा मास ऑफ 100 किलोग्राम्स का। फिर हमने ले लिया कोई भी मास ऑफ 10 किलोग्राम्स का, फिर हमने कोई भी मास ऑफ 1 किलोग्राम का। इसकी अंडरस्टैंडिंग है क्या, इसकी अंडरस्टैंडिंग ये है कि इनर्शिया जो है 200 किलोग्राम वाले मास का ज्यादा होगा इनर्शिया ऑफ 100 किलोग्राम वाले मास से, इनर्शिया ऑफ 10 किलोग्राम वाले मास से, इनर्शिया ऑफ 1 किलोग्राम वाले मास से। तो जैसे जैसे मास बढ़ता रहेगा वैसे वैसे इनर्शिया भी बढ़ता रहेगा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। सो इनर्शिया जो टेंडेंसी बॉडी की होती है वो मास पर डिपेंड होती है, ये अभी हमने आपको पीछे वाले एग्जांपल से भी प्रूव करके दिखाया। ठीक है जी, इसी को ही अगर हम समझें, मान लेते हैं आपके पास एक टॉय कार है। ठीक है ना, यहां लिख दीजिए ये है आपकी टॉय कार और ये है आपकी ओरिजिनल कार। ठीक है ना, सो जाहिर सी बात है जो ओरिजिनल कार होगी, मान लेते हैं इसका मास क्या है, ओरिजिनल कार का ओ दे देते हैं, वो ज्यादा बड़ा होगा मास ऑफ टॉय कार से, सिंपल सी बात है। सो आपको जो ओरिजिनल कार को रोकने के लिए, जो उसकी टेंडेंसी होगी उसको रोकने के लिए ज्यादा इनर्शिया की जरूरत पड़ेगी उसके अंदर। अच्छा, उसको ज्यादा ब्रेक्स लगाने की जरूरत पड़ेगी। तो मतलब क्यों, ऐसा क्यों है, क्योंकि जो ओरिजिनल कार है उसका इनर्शिया टॉय कार से काफी बड़ा है।
ठीक है ना। सो वेरी हाई इनर्शिया है इसका, क्योंकि मास भी वेरी हाई है, ठीक है ना। सो इस तरह से भी हम अंडरस्टैंडिंग ले सकते हैं। एक बहुत छोटी सी चीज को, टॉय कार को मैंने ओरिजिनल कार से कंपेयर किया, तो आपको अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर देखिए इनर्शिया के फॉर्म में भी मिल गई। इसी चीज को और अंडरस्टैंड करते हैं, न्यूटन का फर्स्ट लॉ एक बारी देख लेते हैं एक और एंगल से। ये देखिए, मान लेते हैं आपके पास यहाँ पर है कार्डबोर्ड, आपके पास यहाँ पर है एक कॉइन और आपके पास एक यहाँ पे ग्लास। सो एक एक्सपेरिमेंट हम क्या करते हैं, इस कार्डबोर्ड को इस ग्लास के ऊपर रखते हैं और उसके ऊपर ये कॉइन रख देते हैं, ठीक है। फिर क्या होने वाला है, ठीक है, तो हमारा जो पहला सीन था वो क्या था, वो तो ये वाला था। दूसरे सीन में हम क्या करते हैं, तो देखिए सेकंड सीन में क्या किया कि ग्लास के ऊपर कार्डबोर्ड रखा है, कार्डबोर्ड के ऊपर एक कॉइन रखा है, ठीक है। अब हमें थर्ड सीन में क्या करना है, थर्ड सीन में हमें यहाँ पे ये इस तरह से एक अपनी यहाँ पर उंगली से ना टच करके इस कार्डबोर्ड को धक्का देना है, इस तरह से धक्का देना कि कार्डबोर्ड जस्ट एक फ्लिप होके एकदम क्विक इंस्टेंट में नीचे गिर जाए। अगर ऐसा आप करते हैं तो क्या होने वाला है, देखते हैं एक्सपेरिमेंट में। सो कार्डबोर्ड तो आपका नीचे गिर गया और आप देखेंगे ये जो कॉइन है ना, ये जो यहाँ से आपने धक्का दिया था, ये जो कॉइन है ये यहाँ से ऊपर से ये सीधा गिर के पानी के इस ग्लास के नीचे आ जाएगा। ऐसा क्यों हुआ है, ठीक है, आप समझिए। जैसे आपने इसकी असेंबली करी थी, यहाँ सेकंड वाले फिगर में ये कार्डबोर्ड किस पोजीशन पे था, रेस्ट पोजीशन पे था। भाई जो चीज रेस्ट पे है वो तो रेस्ट पे ही रहना चाहती है, वो चाहती है मैं आराम करूं, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो इधर उधर हिलना नहीं चाहती है। सो ये जो बॉडी है, कार्डबोर्ड है, वो रेस्ट पे ही रहना चाहता है। इसीलिए जैसे ही आपने यहाँ से इसमें एक फोर्स लगाई, ठीक है, क्या फोर्स थी, आपने इसको पुश किया, एक जस्ट झटका दिया, पुश दिया, तो ये जैसे ही पुश हुआ तो सिर्फ कार्डबोर्ड ही पुश हुआ है। क्यों, क्योंकि इसके ऊपर रखा हुआ जो कॉइन है ये भी तो रेस्ट पोजीशन में है, ये क्यों अपनी पोजीशन छोड़ेगा। भाई आपने तो यहाँ इंस्ट्रक्शन कार्डबोर्ड को दी थी, सिर्फ कार्डबोर्ड को दी थी, तो कार्डबोर्ड मूव कर गया। जो ऊपर वाला जो ये कॉइन है ये तो सिर्फ रेस्ट पोजीशन में, अभी भी ये रेस्ट में है, ठीक है ना। जो ऊपर वाला कॉइन है रेस्ट में है और कार्डबोर्ड क्या हुआ, कार्डबोर्ड मूव कर गया, ठीक है ना। इससे पहले क्या थे, दोनों के दोनों रेस्ट में थे, बट थर्ड वाली पोजीशन में जो सिक्का है, जो ऊपर कॉइन रखा है वो रेस्ट में था और नीचे वाला कार्डबोर्ड मूव करा। और फोर्थ वाले में क्या, देखिए जो मूव वाला था कार्डबोर्ड वो नीचे गिर गया और कॉइन कहाँ गया, कॉइन को कुछ बैलेंस ही नहीं मिला और वो नीचे गिर गया। सो रेस्ट पोजीशन में जो चीज थी वो कीप रेस्ट में रही। सो इस तरीके से भी हम अंडरस्टैंडिंग ले सकते हैं। सो ये भी एक एक्सपेरिमेंट हमें बताता है कि किस तरह से इनिशियली आपने यहाँ पर कोई भी फोर्स नहीं थी, तो यहाँ पर लिख दीजिए फोर्स इक्वल टू 0 थी यहाँ पे, ठीक है ना। क्या था, इनिशियल अरेंजमेंट था ये, ठीक है ना, यहाँ इनिशियल था, बट जैसे ही यहाँ फोर्स अप्लाई हुई, फोर्स इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है ना। कार्डबोर्ड पे फोर्स लगी मतलब कि आपका मोशन हुआ यहाँ पे, ठीक है, मोशन बना, और जैसे ही मोशन बना तो कार्डबोर्ड ने अपनी पोजीशन लूज करी और सिक्का नीचे गिर गया, सिक्का एज इट इज ही रेस्ट पोजीशन में रहा। ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यहाँ समझने वाली बात है। सो यही है न्यूटन का फर्स्ट लॉ, जिसको गैलीलियो ने भी एक नाम दिया। इसको हम कई जगह पर, इससे जो पहले की शुरुआत थी, जो इसका बेस रखा था वो गैलीलियो साहब ने रखा था, तो इसको गैलीलियो लॉ ऑफ इनर्शिया से भी संबोधित किया जाता था। बेसिकली जो बेस बनाया था वो गैलीलियो साहब ने गैलीलियो लॉ ऑफ इनर्शिया से ही बनाया था। फिर न्यूटन साहब ने उसको और ज्यादा डेवलप करके न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन आपके सामने लाए थे। इस तरीके से हम न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की अंडरस्टैंडिंग ले सकते हैं। आइए अब हम जो टॉपिक था, जो हम लेकर चले थे, उसमें हम रेस्ट की बात कर रहे थे। अगर बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में होती है तो किस तरह से फर्स्ट लॉ अप्लाई होता है, ये भी एक बारी देख लेते हैं। आइए दोस्तों न्यूटन के फर्स्ट लॉ को समझते हैं यूनिफॉर्म मोशन के टर्म्स में। इसका छोटा सा एक एग्जांपल अगर हम देखें तो ये कहता है कि अगर कोई बॉडी मूव कर रही है यूनिफॉर्म मोशन में, तो अगर उस पर बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगती तो वो बॉडी कंटिन्यूस मूव करती चलेगी। इसका एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले एक फिगर ले लेते हैं। देखिए, आप मान लीजिए आप इस बस में ट्रेवल कर रहे हैं, ठीक है ना, आप इस बस में ट्रेवल कर रहे हैं और मान लेते हैं आप यहाँ पर खड़े हुए हैं, ठीक है ना, कहीं पर आप यहाँ पर खड़े हुए हैं। मैंने आपको देखिए इस तरह से आपको मैंने यहाँ बना दिया, आप यहाँ पर ऐसे खड़े हुए हैं, ठीक है ना, और आपने इस तरह से आप खड़े हुए हैं, आपका हाथ इस तरह से ना, ये यहाँ पर एक पोल है, उससे आपका हाथ यहाँ पर ऐसे है, ठीक है ना, आपने इसका पोल को पकड़ा हुआ है, ठीक है। अभी मानते हैं इसमें कुछ स्टेजेस में दिखाऊंगा। देखिए इनसाइड आप ना ऐसे खड़े हैं, ठीक है ना, पोल पकड़ के। सो लिख देता हूं इनसाइड द बस, आप बस के अंदर इस तरह से पोल पकड़ के खड़े हैं। अब इसमें देखिए कुछ मैं स्टेजेस आपको बनाता हूं। मान लेते हैं फर्स्ट स्टेज की मैं बात करता हूं। देखिए अभी क्या है, पहली स्टेज क्या है, बस
देखिए स्टॉप है। सो पहली स्टेज क्या है, बस जो है ना वो बिल्कुल स्टॉप खड़ी हुई है, ठीक है। अगर बस स्टॉप खड़ी है तो इसका मतलब क्या है, बस एक रेस्ट पोजीशन पे खड़ी है, ठीक है। और आप जो है, मतलब अगर मैं बोलूं आपका कोई नाम दे दूं रवि, आपका नाम है रवि, रवि भी क्या है, रवि भी स्टॉप है, क्योंकि जी जब बस स्टॉप है तो रवि भी स्टॉप है। ये बंदा तो बस के अंदर है ना, तो ये जो बंदा रवि है ये बस के अंदर ऐसे खड़ा हुआ है, तो बस अगर स्टॉप है, रेस्ट पोजीशन पे है, तो रवि भी स्टॉप है, ठीक है। एक इंस्टेंस तो ये हो गया। सेकेंड इंस्टेंस अगर लेते हैं, मान लेते हैं बस एक सडन मूव करती है, बस में एक छोटा सा एक फोर्स लगती है और वो बस को सडन मूव कराता है, ठीक है ना। यहां पर फोर्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, ऊपर रेस्ट वाले पोजीशन में फोर्स आपकी जीरो थी। सो बस को वो सडन मूव कराता है। जैसे ही वो बस को सडन मूव कराएगा तो रवि क्या होगा, रवि को एक झटका मिलेगा, रवि को एक जर्क मिलेगा पीछे की तरफ। तो जैसे ही फोर्स इधर लगेगी बस की, बस इधर जाएगी, सो रवि को पीछे की तरफ एक जर्क मिलेगा, ठीक है ना, पीछे की तरफ एक जर्क मिलेगा, सडन पुल, एक सडन पुल मिलेगा। और यहां पर बस क्या थी, बस आगे की तरफ पुश हो रही थी। अब ये क्यों हुआ है, ठीक है ना। यहां पर देखिए, यहां पर इस बॉडी ने रेस्ट से अपने आप को मूव पोजीशन में डाला है, मतलब कि रेस्ट से ये बॉडी मूव मतलब मोशन में आ गई, और बोल सकते हैं यूनिफॉर्म मोशन में आ गई। अच्छा, तो ये वाली जो बॉडी थी, जो रवि खड़ा हुआ था, रवि खड़ा हुआ था, ये भी रेस्ट में था, तो इसका क्या हुआ भाई, ये भी तो अटैच था बस से, ये भी तो बस के अंदर खड़ा हुआ है, तो इसको भी मूव करना पड़ेगा, इसकी बॉडी को भी मूव करना पड़ेगा। और जैसे ही इसकी बॉडी मूव करेगी, सबसे पहले क्या होगा, जो जर्क आएगा ना वो इसके पैरों पर आएगा। इसके पैर जस्ट, क्योंकि पैर क्या है, पैर यहां पर अगर आप देखें तो बस के ग्राउंड से ऐसे अटैच हैं पैर। तो जैसे ही बस इधर मूव करी, इसके पैरों ने इसको झटका दिया और ये पीछे की तरफ इसकी बॉडी यहां इस तरफ मूव करेगी। तो यही है रेस्ट और मोशन की कहानी। सो अगर आप किसी भी बॉडी की चेंज करते हैं स्टेट, रेस्ट से मोशन, मोशन से रेस्ट में, तो उसकी जो रिस्पेक्टिव बॉडीज अटैच हैं वो भी आपस में जर्क लेती हैं। ये एक इंस्टेंस हो गया। अब तीसरा इंस्टेंस मैं आपको ये बताना चाहता हूं, सेम केस में थर्ड इंस्टेंस यहां बना देता हूं। मान लेते हैं ये जो बस है ना, ये जो बस है, ये जो बस है ना, अब ये क्या होगा, सडन स्टॉप हो जाएगी। पहले सडन मूव हो रही थी, सडन स्टॉप हो जाएगी। सो रवि क्या होगा, रवि को भी जर्क मिलेगा फिर से, और रवि भी सडन स्टॉप हो जाएगा, ठीक है ना। सो यहां पर देखिए क्या था, यहां पर इस वाली पोजीशन में, ये पोजीशन क्या है, यहां पर बॉडी मूव कर रही थी, बस मूव कर रही थी, और मूव से वो रेस्ट पोजीशन में आई। सिमिलरली रवि भी तो बॉडी के साथ मूव कर रहा था और वो भी रेस्ट पोजीशन में आ गया। सो दोनों के दोनों बॉडी आपस में अटैच है, देखिए ना, ग्राउंड पे खड़ा हुआ है रवि बस के। सो इस तरह से हम मोशन से रेस्ट में, रेस्ट से मोशन में आता है। यूनिफॉर्म मोशन का कंसेप्ट ही है। अगर आप यूनिफॉर्म मोशन में होते हैं, तो थर्ड वाला जो केस है, ये वाला, यहाँ पर बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में थी, बस यूनिफॉर्म मोशन में थी, बट जैसे उसको सडन स्टॉप मिला, मतलब कि यहाँ पर उसको क्या हुआ, एकदम से ब्रेक्स लगे, और ब्रेक्स मतलब क्या है, फोर्स जो लग रही थी ना बॉडी इसमें, बस में, वो एकदम से जीरो हो गई, एकदम जस्ट स्टॉप होने को बोला उसने उसको, ठीक है ना, स्टॉप करने को बोला बस को। जैसे ही बस स्टॉप हुई तो ये वाली बॉडी भी, रवि की बॉडी भी स्टॉप हो गई। सो इसी फंडामेंटल को हम समझते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से। जैसे मैंने बताया था कि बॉडी चेंज करती है अपनी पोजीशन। सो यूनिफॉर्म मोशन के केस में ये टिपिकली हमें यहाँ देखने को मिलता है। सो इसी तरह से अगर आप लेट सपोज कोई एक बस चल रही है, ठीक है, आप चलती बस में से उतर गए, तो भी तो आपको ये चीज देखने को मिलता है। आप जैसी बस से उतरेंगे, चलती बस से, सो आप क्या करते हैं, अगर मैं इसी बस में बनाता हूं, मान लेते ये बस है, ठीक है ना, इसके अंदर आप यहाँ खड़े हैं दरवाजे पर, ठीक है ना, आप यहाँ पर खड़े हैं, आपने इसको ऐसे ऐसे पकड़ा हुआ है इसको, और सडनली थोड़ी देर के बाद आप ऐसे उतरने की कोशिश करते हैं यहाँ से बस से। सो आप देखिए, जब आप इसको बस को देखेंगे, बस कहाँ है, इधर जा रही है बस, इधर इसका मोशन है बस का, आप भी इधर ही उतरिएगा। रवि इसको बोल देता हूं, रवि को भी इधर ही मोशन लेना पड़ेगा, बस की सेम डायरेक्शन में। अदरवाइज अगर रवि ने, मान लेते हैं, इस वाली डायरेक्शन में मोशन ले लिया, तो क्या होगा, यहां तो बस जा रही थी आपकी आगे राइट साइड में, और आपने पीछे की तरफ रवि ने मोशन ले लिया, तो क्या होगा, रवि गिर जाएगा। क्यों? क्योंकि इस बस की टेंडेंसी क्या है,
यूनिफॉर्म मोशन में चलने की टेंडेंसी है। तो ये रवि को भी एक्सपेक्ट करेगा कि रवि भी यूनिफॉर्म मोशन में जाए। तो यूनिफॉर्म मोशन में जाएगा मतलब बस इस डायरेक्शन में, तो रवि भी इसी डायरेक्शन में कूदे, अपना पैर आगे रखे, आगे की तरफ रखे, तभी ये उतर पाएगा, तभी वो इजीली कंफर्टेबली उतर पाएगा। अदरवाइज अगर उसने मोशन पीछे रख दिया तो यहां पर उसको झटका मिलेगा और रवि गिर भी सकता है। क्यों? क्योंकि वो यूनिफॉर्म मोशन के अगेंस्ट जा रहा है, अगेंस्ट द यूनिफॉर्म मोशन। समझ आई बात को मैं क्या समझाना चाह रहा हूं यहां पे? सो ये कंसेप्ट भी आज समझ जाइए। तो यूनिफॉर्म मोशन में अगर बॉडी होती है तो उसके रिस्पेक्ट में जितनी भी इस बस के अंदर बॉडी होंगी, किसी ने अपना बैग रखा है, किसी ने अपना थैला रखा है, कोई बंदा बैठा हुआ है या फिर कोई बंदा खड़ा हुआ है, कुछ भी इसके अंदर है, वो सेम और सेम बस का ही मूवमेंट लेंगे। जो बस कर रही है, जो बस की टेंडेंसी है, शब्द सुनिए, टेंडेंसी है, वही इन बॉडी की भी टेंडेंसी होनी पड़ेगी। ठीक है ना? इस तरह से हम इसकी अंडरस्टैंडिंग ले सकते हैं। तो न्यूटन लॉ ने हमें क्या सिखाया? न्यूटन्स के लॉ ने हमें क्या सिखाया? तो न्यूटन की लॉ ने हमें सबसे पहले तो मोशन की जानकारी दी और बताया मोशन होता कैसे है, फोर्स से चालू होगा मोशन। ठीक है ना? और डिफाइन किया इसने मोशन को फोर्स में। ठीक है ना? इसने बोला जी रेस्ट स्टेट होती है और यूनिफॉर्म मोशन स्टेट होती है। और इसने बोला कि फोर्स क्या है? फोर्स एक तरह की वेक्टर। सो फोर्स को क्या बोलता है? फोर्स किस तरह की क्वांटिटी है? फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है? और इसका एक मैग्नीट्यूड है। ठीक है ना? ये भी हमें मोशन ने बताया। तो फोर्स की जानकारी से हमें पता चला कि जी मोशन की नेचर क्या होती है, रेस्ट में रहने की या फिर यूनिफॉर्म मोशन में रहने की। पहले हम जनरल यही सोचते हैं कि जी मोशन मतलब मूव कर रहा है। नहीं, रेस्ट भी एक तरह का मोशन ही है। तो इस तरह से हम न्यूटन लॉ की एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग, एक बेसिक ओवरव्यू बढ़िया तरीके से ले सकते हैं। आई होप को काफी अच्छा लगा होगा। कीप लिसनिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू।